नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट माइनिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग टेक्स्ट माइनिंग। देखो, टेक्स्ट माइनिंग सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट माइनिंग होती क्या है। इट इज एन emerging technology that attempts to extract meaningful information from unstructured textual data। ठीक है, मेन चीज ये है। ग्राफ मेनली किस में यूज किया जाता था? जो अपने स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करते थे। ग्राफ टेक्नोलॉजी के अंदर हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, है ना। पर्टिकुलर नोड्स होते थे, नोड्स वाया रिलेशंस कनेक्टेड होते थे जिनको हम एज बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा के अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। टेक्स्ट माइनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग का एक्सटेंशन वर्जन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि डेटा माइनिंग की टेक्निक्स तो यूज की जाती है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ फीचर्स ऐड किए गए टू टेक्सचुअल डेटा। ए सोशल नेटवर्क कंटेन्स a lot of data in the nodes of various forms। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत सारे डेटा जो है नोड्स के रूप में अवेलेबल होते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए सोशल नेटवर्क में कंटेन ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड मैसेजेस एटसेट्रा। तो मेनली इसके अंदर हम मल्टीमीडिया थिंग्स को यूज नहीं करने वाले, ओनली टेक्स्ट पे फोकस करने वाले। इमेजेस, वीडियोस, उन चीजों पे हम यहाँ पे नहीं फोकस करेंगे। यहाँ पे ओनली सोशल मीडिया पे जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो अवेलेबल है, जैसे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और जो भी जिस टाइप के भी मैसेजेस होते हैं, ठीक है, इनके साथ हम डील करने वाले हैं। तो देखो, प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो देखो इसका किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, प्रोसीजर की हम बात करें तो 3 स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे शो किया गया। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम पे चलेंगे। द डेटा कंट्रोलर मॉड्यूल continuously downloads data from one or more social platforms। यानी इसके अंदर एक डिवाइस होती है डेटा कंट्रोलर, जिसको शॉर्ट में मान लो मैं लिख देता हूँ डीसी। डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डीसी चारों तरफ से डेटा को डाउनलोड करती रहती है। जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, उन सोशल मीडिया वेबसाइट से डेटा को डाउनलोड करना। ठीक है, सब जगह से डेटा को यहाँ पे डाउनलोड किया जाता है। एंड स्टोर रो डेटा इनटू डेटाबेस, और इसको एक टेबल के अंदर स्टोर करवाते रहते हैं। टेबल कह दो या डेटाबेस कह दो, डेटाबेस भी टेबल्स के रूप में होती है। ठीक है, जो भी है वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर करवाते रहते हैं। आइडिया समझ में है? एक डेटा कंट्रोलर होता है। ठीक है, डेटा कंट्रोलर का काम क्या होता है? डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनसे डेटा को डाउनलोड करना और
एक डेटाबेस के अंदर सेंड करते रहना, स्टोर करते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया है रो डेटा। इट मीन्स अभी जो डेटा डाउनलोड किया गया है डेटा कंट्रोलर के द्वारा वो यूजफुल डेटा नहीं है ना। वो यूजफुल कब होगा, जब उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा। अभी तो वो सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। हमें तो किसी चीज के लिए सब कुछ की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। अगर मान लो आप कोई भी किसी भी चीज के लिए डेटा का एनालिसिस कर रहे हो या सोशल मीडिया को एनालाइज कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड थिंग्स ही तो आपको चाहिए। सब कुछ तो आपको चाहिए नहीं। तो जब सब कुछ आ रहा है तो वो क्या हो गया, रो डेटा हो गया। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टाइप द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड with the API call based on application। ठीक है, किस पर्पज के लिए आपको डेटा चाहिए, एक्चुअली एप्लीकेशन क्या आपकी, एनालाइजिंग क्राइटेरिया आपका क्या है। तो एप्लीकेशन टाइप के पैरामीटर्स को यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा एपीआई कॉल्स के रूप में, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस किया था, है ना, पिछले कुछ लेक्चर्स में। मेनली टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, मेनली डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, है ना। रिलेटेड जो टेक्स्ट है, जो भी रिलेट कर रहा हो, उस टेक्स्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में फेज के अंदर मेनली होता क्या है, पूरा फेज नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, ये सोशल मीडिया साइट्स हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्रिपरेशन, यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के द्वारा, और उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। और प्रिपेयर करने के बाद फाइनल जो रिपोर्ट बनेगी उसको अपने टेक्स्ट कलेक्शन बोलते हैं। तो यही हमारा मेनली टेक्स्ट कलेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, मान लो एक पर्सन को आपने बिठा दिया कि आपको वेब माइनिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया के अंदर कहीं भी आपको मिले, चाहे वो ब्लॉग मिले, चाहे वो कोई न्यूज़ मिले या कोई रिसर्च कंटेंट मिले, उनको आपको एनालाइज करना है, उनको आपको कलेक्ट करना है। तो वो पर्सन क्या करेगा, वन बाय वन सोशल मीडिया को एक्सेस करेगा, वहां से जो भी रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, ठीक है, उनको कलेक्ट करेगा और एक जगह पे अरेंज करेगा। सेकंड क्या है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलेक्शन हमारा हो चुका था, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कलेक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग टेक्स्ट माइनिंग। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट माइनिंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे, जो कि क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा, कैटेगराइजेशन करेगा और क्लस्टरिंग करेगा, है ना। ये अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं टेक्स्ट को मेनली क्लासिफाई करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। देन हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा रिजल्ट, है ना। चाहे वो क्लस्टर के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग कैटेगराइजेशन के रूप में हो, चाहे कोई नॉलेज आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया हो, तीनों ही केस में हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है ये मेनली टेक्स्ट जो माइनिंग है, उस टेक्स्ट माइनिंग का, जिसको अपने नॉलेज बोलते हैं या इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप देखो क्या है, एक्टिवेटेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे
ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट एक्चुअली वो समरी है जिसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। किसी भी मशीन को आप वो लर्न करवा सकते हो ताकि वो उसके बेस पे वर्क कर सके। ठीक है, तो ये मेनली ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेजेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा मॉडल के बारे में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द प्रोसेस यूज टू डिफाइन एंड एनालाइज द डेटा रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू सपोर्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस विद इन द स्कोप ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन के प्रेफरेंस में रेफरेंस में आप सोशल मीडिया नेटवर्क को एनालाइज कर रहे हो, उसके अंदर मेनली हमें क्या क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे हम, डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, देन टेक्स्ट कलेक्शन हमारे पास आएगा। उस टेक्स्ट कलेक्शन को फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा माइन करेंगे, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन, कैटेगराइजेशन और क्लस्टरिंग हो सकता है। फिर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, एक्चुअली उस रिजल्ट को हम उस एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे। माइनिंग मेथड्स, टेक्स्ट माइनिंग के अंदर देखो यहाँ पे कौन कौन से माइनिंग मेथड्स हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट हमारा माइनिंग मेथड है क्लस्टरिंग एनालिसिस। क्लस्टरिंग आप ऑलरेडी जानते हो, क्लस्टरिंग क्या होती है ना। क्लस्टरिंग हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। सेवरल थिंग्स का जो ग्रुप होता है जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हो, है ना, उसको हम एज ए क्लस्टर ट्रीट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लस्टर के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। एनालिसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट प्रीवियसली unknown interpreting patterns such as groups of data records known as cluster analysis। यानी ये जो है क्लस्टर एनालिसिस, ये मेनली ऑटोमेटिक हो सकता है या सेमी ऑटोमेटिक एनालिसिस हो सकता है। किसके लिए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा की क्वांटिटी जो है वो लार्ज हो, ज्यादा अमाउंट में डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको ऑटोमेटिक फॉर्मेट में और सेमी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में। किस लिए यूज करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट प्रीवियसली अननोन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, नए पैटर्न्स फाइंड करने के लिए जो पहले से अननोन हो, जिनके बारे में पहले से हमें पता नहीं है। सच एज ग्रुप्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, जैसे कि डेटा रिकॉर्ड्स के ग्रुप, तो डेटा रिकॉर्ड के ग्रुप को ही हम क्लस्टर बोलते हैं मेनली, है ना। वो आता किसके बेस पे? सिमिलरिटीज के बेस पे। सेकंड है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली मतलब जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम मेनली एनोमली डिटेक्शन यूज करते हैं। जैसे हम डेटाबेस के अंदर पढ़ते हैं, डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, अपडेशन एनोमलीज, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर किसी टेबल में आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाते हो, उसको इंसर्शन एनोमली कहते हैं। अगर किसी टेबल के अंदर आप डेटा को डिलीट कर देते हो गलती से, मतलब आप डिलीट कुछ और करना चाहते हो और उसकी वजह से आपकी वो इंफॉर्मेशन डिलीट होगी जिसको एक्चुअली आप डिलीट नहीं करना चाहते थे, है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम डिलीशन एनोमलीज बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एनोमलीज होते हैं, उनको डिटेक्ट देखो किस प्रकार से किया जाता है। इट्स द सर्च। ये डिटेक्शन जो एनोमली डिटेक्शन है, ये एक सर्च मेथड है। ठीक है, फॉर आइटम्स or events which do not conform to an
एक्सपेक्टेड पैटर्न। ठीक है, यानी एक एक्सपेक्टेड पैटर्न को अगर कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में जो इवेंट्स की जो मेनली जो मोमेंट्स होते हैं, मेनली जो इश्यूज होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है इसके द्वारा। एक्सेस डेटा फ्रॉम फेसबुक। ठीक है, तो दोनों मेथड के बाद हम ये देखते हैं कि हम फेसबुक के डेटा किस प्रकार से एक्सेस करेंगे। फेसबुक सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क है, इसलिए इसका एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, फेसबुक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स, देखो यहाँ पे सोशल मीडिया जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करवाता है, एपीआई और एसडीके। ठीक है, एप्लीकेशन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करवाता है ये, और आपका एसडीके जो पैकेज है, आपने जावा वगैरह में एसडीके के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस विच एक्सेस द फेसबुक डेटा। यानी जो एप्लीकेशंस हम डेवलप करेंगे वो एक्चुअली एपीआई और एसडीके पैकेजेस को यूज करके अगर हम डेवलप करें तो ये इनको फेसबुक जो है वो इजीली सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक खुद भी एपीआई वगैरह यूज करता है। ठीक है, तो इनको यूज करके आप किसी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो जो कि फेसबुक से डेटा को एक्सेस करने के अंदर सक्षम होगा। द फेसबुक एसडीके प्रोवाइड्स ए फास्ट नेटिव फेसबुक integration using the abstract same implementation regardless of which environment you are deployed to। तो मेनली हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेसबुक है ना, तो इसके अंदर देखो फेसबुक के अंदर अगर आप फेसबुक एसडीके को यूज करते हो तो फेसबुक एसडीके आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, फास्ट नेटिव, यानी कनेक्टिविटी जो है, यूजर इंटरफेस जो है नेटिव के साथ, यूजर के साथ, वो अच्छा है। फेसबुक इंटीग्रेशन, यानी जो एप्लीकेशन आपने डेवलप की है एसडीके और एपीआई को यूज करके, एक्चुअली फेसबुक उसके साथ इजीली इंटीग्रेट करती है क्योंकि पहले से एपीआई और एसडीके उसके अंदर अवेलेबल है। यूजिंग द abstract same implementation regardless of which environment you are deployed it। यानी जिस एनवायरनमेंट के अंदर हमने इसको डिप्लॉय किया है, इसको बनाया गया है, सेम एनवायरनमेंट से आप डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इन मोबाइल फेसबुक प्रोवाइड्स एसडीके, जो मोबाइल फेसबुक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एसडीके जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म का है, देखो iOS प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ठीक है, आई आपका एप्पल का है, जो आईफोन्स वगैरह आप देखते हो, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड हम जानते ही हैं सब, एंड्रॉयड इज ऑल्सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मोबाइल फेसबुक प्रोवाइडर एसडीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, iOS और एंड्रॉयड। फॉर वेब डेवलपमेंट एसडीके आर provided by both Facebook and the community। PHP, JavaScript, Ruby, Node.js, C#। यानी अगर हम बात करें एसडीके की डेवलपमेंट की तो यहाँ पे मेनली ये जो लैंग्वेजेस हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फेसबुक एपीआई, देखो फेसबुक एपीआई किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या होती है। सर्च एपीआई, the graph API is a simple HTTP based API that gives access to the Facebook social graph
uniformly represented objects in graph and connected between them. अगर हम बात करें ग्राफ एपीआई की, ठीक है, तो ग्राफ एपीआई एक सिंपल एपीआई होगी जिसको अपने HTTP बेस्ड यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। एपीआई HTTP बेस्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस्ड एपीआई है, ठीक है, दैट गिव्स एक्सेस टू द फेसबुक सोशल ग्राफ, जो कि फेसबुक सोशल ग्राफ को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है ग्राफ के अंदर, ठीक है, एंड कनेक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने की फैसिलिटी भी देता है, ठीक है। तो मेनली ग्राफ एपीआई जो ग्राफ मेथड हमने डिस्कस किया था, तो इसके अंदर हम यही देखते हैं सोशल मीडिया ग्राफ हम डेवलप करते हैं, यूनिफॉर्मली उनको रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उनके बीच में हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल, फेसबुक क्वेरी लैंग्वेज, enables you to use a SQL type interface to query the data exposed by the graph API। तो जब आप SQL को इनेबल कर देते हो, SQL ऑप्शन को फेसबुक के अंदर, तो वहां पे आपको फेसबुक जो वो SQL की फैसिलिटी देता है, SQL टाइप का इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाता है जिससे आप इजीली उससे क्वेरी कर सकते हो डेटा से रिलेटेड। डायलॉग्स, फेसबुक ऑफर्स ए नंबर ऑफ डायलॉग्स टू ए फेसबुक लॉगिन, पोस्टिंग ए पर्सन्स टाइमलाइन, सेंडिंग रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट भेजना, किसी के टाइमलाइंस पे किसी के वॉल पे कुछ पोस्ट डालना, लॉगिन करना, तो ये सब डायलॉग्स भी फेसबुक के द्वारा यूज किए जाते हैं। चैट, वन कैन इंटीग्रेट ए फेसबुक चैट इनटू ए वेब बेस्ड डेस्कटॉप और मोबाइल इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो चैटिंग फैसिलिटी इसके अंदर दी जाती है, अलग से मैसेंजर भी चैटिंग के लिए दिया जाता है ना, डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए। एड्स एपीआई, कुछ एपीआई ऐसे भी है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे फेसबुक पे आप कोई पेज क्रिएट करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए और कंपनी के नाम से, है ना, तो वो मेनली एडवर्टाइजमेंट एपीआई उसको मैनेज करते हैं। दिस अलाउस यू टू बिल्ड योर ओन ऐप एज ए कस्टमाइज अल्टरनेटिव टू द फेसबुक एड्स। नेक्स्ट है पब्लिक फीड एपीआई, दिस लेट्स यू read a stream of public comments that have been posted, ठीक है। पब्लिक को जो भी आप सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हो, मैसेजेस डालते हो, किस लिए डालते हो? ताकि लोग उसको देखें, लोग उसको लाइक करें, अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, है ना, पब्लिक फीड के लिए तो डालते हो। तो जो आप पोस्ट करते हो वो मेनली किसके अंडर में आता है? पब्लिक फीड एपीआई के अंडर में आता है। एप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया एनालिसिस, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड यूनिट्स हु प्ले सेंट्रल रोल, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। डिसर्न इंफॉर्मेशन, ब्रेकडाउन्स, बोटलनेक्स, स्ट्रक्चरल होल्स एज वेल एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड यूनिट्स, यानी जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें मेनली डिसाइड करते हैं हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, एक जस्ट बोटलनेक की तरह एक पाइपलाइनिंग की जा सकती है, उसकी स्ट्रक्चर्ड उसको किया जा सकता है ग्राफ्स के फॉर्मेट में और अलग अलग फॉर्मेट में, और आइसोलेटेड यानी अलग अलग इंडिविजुअल भी उनको ट्रीट किया जा सकता है।
make out opportunities to accelerate knowledge flow across functional and organizational boundaries। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप की जाती है जो कि नॉलेज फ्लो को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के ऊपर। स्ट्रेंथ the efficiency and effectiveness of existing formal communication channels। तो यहाँ पे efficiency को मेनली ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, और जो एग्जिस्टिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको भी यहाँ पे इफेक्टिवली यूज किया जाता है। लेवरेज पीर सपोर्ट, ठीक है, और इम्प्रूव इनोवेशन एंड लर्निंग और रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सोशल नेटवर्क एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या क्या है देखो, कनेक्शंस में समटाइम्स मे नॉट डिपिक्ट करेक्ट हायरार्की, है ना। एक जो नेटवर्क हायरार्की है वो कई बार प्रॉपर नहीं बन पाती है एनालिसिस के टाइम, तो वो एक इश्यू हो सकता है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस डज नॉट शो द इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। हमारे फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं, फेस टू फेस कभी मिले ही नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस और क्वालिटी जो रिलेशंस की है वो तो कम होती है ना। सम कनेक्शंस मे बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स, but sometimes such connections are not considered। Social network analysis does not show breakdown in communication or barriers, है ना। कम्युनिकेशन इश्यूज में कोई ये ब्रेकडाउन नहीं देता और ना ही बैरियर्स को यहाँ पे सोल्व करने की एबिलिटी है इसके अंदर। द मेनी केसेस द ग्राफ्स आर लार्ज स्केल, हैंस डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।